एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पूरा चैप्टर हम लोग लाइन टू लाइन अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 3 बच्चे हैं जिनका नाम है गुरप्रीत, माधव और टीना। वो ऐसे ही गांव में घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि फार्मर जो है वो अपने लैंड में टिलिंग कर रहे हैं, यानी कि किसान क्या कर रहे हैं, टिलिंग होता है जुताई, तो किसान अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं। ये उन बच्चों ने देखा। फार्मर ने यानी कि किसान ने बच्चों को बताया कि ये जो ज़मीन है इस पे गेहूँ उगता है और गेहूँ में जब वो मैन्योर डालते हैं, देखिए मैन्योर होता है खाद जिससे उपज अच्छी हो जाती है। तो किसान बताते हैं बच्चों को कि जब हम इस सॉइल में, इस मिट्टी में अगर मैन्योर डालेंगे तो इससे हमारी फसल अच्छी होगी। बच्चों को उन्होंने बताया कि वीट को जब वो मार्केट में जाकर के बेचेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा प्राइस मिलेगा और मंडी से पहले खेत में वीट उगा, फिर वीट को किसान ने मंडी में बेचा, मंडी से वो फैक्ट्रियों में जाता है, फैक्ट्रियों में उससे आटा बनता है और बिस्किट बनते हैं और भी गेहूं से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी ज़मीन से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि खेती हो गई, माइनिंग एंड क्वेरिंग हो गई, जिसमें से खदानों में से हम लोग ज़मीन में से कोयला, तेल, है ना, मेटल्स निकालते हैं, तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। ज़मीन से निकाल करके हम लोग उस मटेरियल को फिर आगे फैक्ट्रियों में भेजते हैं, तो वो सेकेंडरी होती है। फिर जब वो बेच रहे होते हैं मार्केट में तो उसको हम टर्शरी एक्टिविटी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ज़मीन से, फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचने में 3 स्टेप लगते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जैसे कि एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन में से निकालना, नेचुरल रिसोर्सेज को खेती करके पैदा करना, जिसमें हमारी खेती आती है एग्रीकल्चर, फिशिंग होता है मछली पालन, एंड गैदरिंग और बाकी जैसे कि बी हाइविंग, जैसे मधुमक्खी पालन होता है, और एनिमल हस्बेंड्री हो गई, यानी कि जो गाय भैंसे हम लोग पालते हैं, ये सारे के सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या होते हैं, इन सब जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल कच्चा माल, यानी कि जैसे कि गेहूँ, चावल, ये सारा का सारा कच्चा माल होता है, इसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। यही रॉ मटेरियल जब फैक्ट्रियों में जाता है फिर उससे और सामान बनता है, तो वही हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, जिसमें सामान की प्रोसेसिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का बनना, बेकिंग ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड का बनना और कपड़े का बनना, ये सारी की सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये सारी की सारी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, टर्शरी एक्टिविटी प्रोवाइड support to primary and secondary sector through services, transport, trade, banking, insurance and advertising are the example of tertiary activities। तो ये activities के example आप लोगों से MCQs में पूछे जा सकते हैं कि what are the एक्टिविटीज़ दैट आर डन इन प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में फार्मिंग आती है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, माइनिंग एंड क्वेरिंग आती है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सब आता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग, जो फैक्ट्रियों में सामान बनता है ना, वो सारा का सारा हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। टर्शरी एक्टिविटी में ट्रांसपोर्ट, सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रेड यानी कि व्यापार होना, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का काम, जो आप एड्स देखते हैं, ये सारा का सारा टर्शरी एक्टिविटी होता है। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों एक्टिविटीज़ को भी याद करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ में भी आ सकती हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इनका एक एक एग्जाम्पल दो, बड़े में भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट कई तरीके से आ सकता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें क्या क्या होता है, क्रॉप्स यानी कि फसलों को उगाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूल उगाना, या फिर रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक होता है भेड़ बकरियाँ, गाय भैंस, जो जानवर होते हैं इनको हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं। रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, इनको पालना। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये एग्रीकल्चर की होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। दुनिया में 50% जो है, 50% लोग दुनिया के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। इंडिया की 2/3 लगभग 66 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अब वर्ड का ओरिजिन देखते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड एगर
एग्री से आया है, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, उगाना। एग्री का मतलब मिट्टी होता है, कल्चर का मतलब होता है उगाना, कल्टीवेट करना। तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 एक्टिविटीज़ के बारे में देख लिया। इसमें कौन कौन से काम होते हैं ये देख लिया। दुनिया में 50% लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करते हैं, और हमारे देश में 2/3 ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ये देखा। अब फेवरेबल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है एरिया, इलाका, आपके आसपास की प्लेन है या फिर पहाड़ों के इलाकों में रह रहे हो, पठार में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, वो आपकी टोपोग्राफी होती है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मतलब जैसे कि आपका एरिया है ना, उस पर ही डिपेंड करेगा कि आपकी फसल कौन सी उगेगी और कैसी और कितनी उगेगी, कितनी अच्छी उगेगी, वो सब आपके टोपोग्राफी पर, आपके इलाके पर डिपेंड करता है। मिट्टी कैसी है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, MCQ में आ सकता है कि भाई एरेबल लैंड क्या होता है। तो लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, ऐसी ज़मीन जहाँ पर फसल उगाई जा सकती है। लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, ऐसी ज़मीन जहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं, उसको हम लोग एरेबल लैंड बोलते हैं। मैप में हम लोगों ने देखा है कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर एरेबल लैंड एग्जिस्ट करता है। तो ये देखो मैप में इंडिया में बहुत सारा एरिया है। देखो इंडिया का ऑलमोस्ट सारे पार्ट में आप फसल उगा सकते हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दुनिया के मैप में ये बताता है जहाँ जहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं। इंडिया के पास लार्जेस्ट एरेबल लैंड है बाय परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया, मतलब बहुत सारे इलाके में हमारे देश में खेती हो सकती है। अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चर। ये देखिए कल्चर में क्या क्या आता है। कल्चर का मतलब हमने कल्टीवेशन देखा था, लैटिन में उगाना। एग्री का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी में उगाना। तो एग्रीकल्चर हो गया मिट्टी में आप कुछ उगा रहे हैं। सेरीकल्चर होता है सिल्क वॉर्म, जो सिल्क होता है ना, सिल्क का कपड़ा, वो सिल्क वॉर्म से आता है। तो सेरीकल्चर को कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर। तो खेती के साथ साथ सेरीकल्चर कर सकते हैं। पिस्सीकल्चर यानी कि मछली पालन होता है। विटीकल्चर होता है जो अंगूर कल्टीवेशन किए जाते हैं। और हॉर्टिकल्चर में हमारे क्या क्या आता है, अगर कोई सब्जियां उगाई जा रही हैं, फूल उगाए जा रहे हैं या फिर फल उगाए जा रहे हैं कॉमर्शियल यूज़ के लिए, यानी कि बेचने के लिए अगर फल, सब्जियां या फूल उगाए जाते हैं तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बच्चे इसको भूल जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से MCQ में आ सकता है, 1 वर्ड में आ सकता है व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। या फिर अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर्स, तो एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इस तरीके से आप लोगों को ये याद होने चाहिए। ये देख लिया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं फार्म सिस्टम। तो एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम, एक सिस्टम की तरह आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की एग्रीकल्चर करने के लिए ज़रूरत होती है। इंपॉर्टेंट इनपुट्स जैसे कि सीड होते हैं, बीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, है ना, एग्रीकल्चर करने के लिए। फर्टिलाइज़र जिससे हमारी उपज बढ़ती है, मशीनरी है ना, ट्रैक्टर वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म, जिस फार्म में खेती की जा सकती है उसमें क्या क्या होता है, देखो मशीन होते हैं, बीज होते हैं, फिर कुछ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और मैन्योर्स वगैरह डाले जाते हैं। प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, प्लो करना, जुताई करना, सो करना यानी कि जो होता है फसल को लगाना, स्प्रे करना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और वीडीसाइड जैसे कीड़े मकोड़े ना लगे तो स्प्रे किया जाता है दवाइयों को, और फिर उसके बाद फसल उग करके आ जाती है। ये हमारा खेती का प्रोसेस हुआ। फिजिकल एंड ह्यूमन इनपुट्स, ये देखो फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनपुट्स क्या क्या होते हैं, फिर प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या निकल के आ जाए। तो देखो आउटपुट तो एक फसल में से, खेत में से क्या निकल के आएगा, फसल आएगी। फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स क्या क्या हुए, तो ह्यूमन जो है वो अपना सामान रखता है, लेबर मेहनत करता है, मशीनरी को चलाता है, केमिकल्स को डालता है। फिजिकल इनपुट्स क्या क्या हुए, जो भगवान जी देते हैं, सनशाइन हो गई, रेनफॉल, टेम्परेचर कैसा है, मिट्टी कैसी है, ढलान कैसा है। देखो स्लोप में एक तो प्लेन होता है, समतल ज़मीन होती है, पठार होते हैं जो थोड़े ऊंचे होते हैं, और माउंटेन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, और आइलैंड्स होते हैं जो समुद्र के बीच में होते हैं। तो काफ़ी सारे टाइप ऑफ हमारे टोपोग्राफी होती है, उसमें अलग अलग फिजिकल इनपुट्स होते हैं। क्योंकि रेगिस्तान में गर्मी ज़्यादा होगी, पहाड़ों पर ठंडी ज़्यादा होगी, है ना, और जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सनशाइन, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल स्लोप, ये अलग अलग जो है इनपुट्स होते हैं।
अब सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व जो कि फार्मिंग में, खेती में जो जो हम काम करते हैं वो है प्लोइंग, प्लो करना, जुताई करना, सोइंग, सोइंग यानी कि बीज डाल करके फसल लगाना, इरिगेशन करना, अब पानी तो चाहिए होगा फसलों को तो इरिगेशन बोलते हैं उसको पानी देने को, वीडिंग, वीडिंग का देखो वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, तो वीड अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है तो अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोज इन द फार्म, खेतों में जो इस तरीके के प्लांट्स उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती उनको निकाल करके फेंकना होता है तो उसको हम लोग वीडिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई हो गई। आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो आउटपुट यानी कि हम जो फसल उगा रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, उससे क्या क्या मिल रहा है, फसल उगाते हैं तो हमें फसल मिलती है, क्रॉप्स मिलते हैं, वूल हम लोगों को जो भेड़ वगैरह पालते हैं तो उससे वूल मिलती है, गाय भैंस पालते हैं तो दूध मिलता है, और वो डेयरी होता है, पोल्ट्री, पोल्ट्री होता है जैसे कि मुर्गी पाल रखी तो अंडे आ गए, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आउटपुट्स होते हैं किसी भी फार्म के। तो फार्म के आउटपुट्स क्या क्या होते हैं ये भी हमें याद रखना है, क्रॉप, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे फार्म के आउटपुट होते हैं। अब जो फार्मिंग होती है वो कई सारे टाइप्स की होती है, देयर आर वेरियस टाइप्स फार्मिंग के। तो फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में अलग अलग तरीके से फार्मिंग की जाती है। जो मतलब जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है ना, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर चावल उगाया जाएगा, तो अलग अलग जो है कंडीशंस होती हैं जहाँ पर फसलें उगती हैं, और भाई वहाँ पे डिमांड कितनी है, कितना, और वहाँ पे लेबर कितना है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी तरीके से फार्मिंग करते हैं। मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। तो एक कमर्शियल फार्मिंग तो बहुत ज़्यादा बड़े लैंड पर की जाती है और सामान को बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग देख लेते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसी टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसमें जो है फार्मर फार्मिंग करता है अपनी फैमिली के साथ और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने खाने पीने के लिए वो फार्मिंग करता है। ट्रेडिशनली इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल किया जाता है, घर के ही लोग लेबर करते हैं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सब्सिस्टेंस का मतलब ही होता है अपनी पूर्ति करना। सब्सिस्टेंस एक जो है इंग्लिश का वर्ड है, इसमें पूर्ति करना अपनी ही होता है इसका मतलब। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ये होता है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो फार्मिंग की जाती है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, फैमिली के ही लोग उसमें खेती कर रहे होते हैं। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। इसमें क्या होता है, फार्मर जो होता है वो थोड़ा मतलब एक स्मॉल प्लॉट होता है, उसके पास सिंपल से टूल्स होते हैं और ज़्यादा लेबर करके वो इसमें खेती अपना कर रहा होता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है कि भाई छोटा प्लॉट है बट उस पर साल में 2 फसलें उगा रहे हैं, क्योंकि मतलब हो सकता है सनशाइन वगैरह अच्छी हो, फर्टाइल हो सॉइल। राइस जो होता है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में मेन क्रॉप होती है। दूसरी क्रॉप जो है गेहूँ और मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब होते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मॉनसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो इंडिया वाले रीजन में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। इसमें राइस उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स वगैरह उगाए जाते हैं। और ऐसे इलाकों में ये होता है जहाँ पर मतलब मानसून बारिश वारिश ठीक हो जाती है ताकि आसानी से हो जाए। साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में इंडिया में होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस देख लिया हमने। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में जो है वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन और नोमैटिक हर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब पहले एक प्लॉट ऑफ लैंड पे करी फार्मिंग, फिर वो कुछ टाइम बाद फर्टाइल नहीं रहा, फिर दूसरी जगह गए वहाँ पे फार्मिंग करी, तो ये होती है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और हम पहले यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग देख लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स बाहर वाले नहीं, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता है इसमें। जो नेचुरल खाद होती है वही डाली जाती है खेतों में, वो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी जो आगे है ना शिफ्टिंग कल्टिवेशन, नोमैटिक फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, ये हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।